हेलो एवरीबॉडी। आज के पॉडकास्ट बहुत ही पावरफुल, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं आयरिस एनालिसिस के बारे में डिटेल में। और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर एस बाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बाजपेयी ने अपनी एमबीबीएस और एमएस कंप्लीट किया है और वो एक जनरल सर्जन के रूप में बिलासपुर में प्रैक्टिशनर है। और मैंने ऐसा सुना है कि उन्होंने आज तक करीब 60,000 से भी ज्यादा सर्जरी परफॉर्म करी है और उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से और बाकी कई सारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से अलग अलग तरह के अवार्ड्स मिले हुए हैं। और मेडिकल के क्षेत्र में एक बहुत ही जाना माना नाम है डॉक्टर एस बाजपेयी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने अपने कीमती शेड्यूल में से समय निकाला। आपने ऑल द वे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ट्रेवल करके यहाँ दिल्ली में आए और आज आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बैठे हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अपना समय दिया इस बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ आपके बारे में सुना है और बहुत ही सक्सेसफुल शख्सियत है आप मेडिकल फील्ड में। तो लेट मी हियर डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ प्लीज। नमस्कार व्यूअर्स, सर आपको भी नमस्कार। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं यहाँ पर आया आपको कुछ जानकारी देने के लिए। मैं डॉक्टर एस बाजपेयी हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलासपुर बिलासपुर में रहता हूँ। छत्तीसगढ़ में आता है बिलासपुर। और मैं 2017 में एज ए सिविल सर्जन रिटायर हुआ। उसके बाद फिर मैं 5 साल तक सर्जिकल स्पेशलिस्ट के रूप में बड़ौदा बाजार में मैंने काम किया और अभी तक मैं लगभग 60,000 के आसपास ऑपरेशन कर चुका हूँ। मैं जनरल सर्जन हूँ, एमएस एमबीबीएस एमएस हूँ और मुझे 5 अवार्ड मिल चुके हैं। एक तो विधानसभा स्पीकर, गुजरात के विधानसभा स्पीकर की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल की तरफ से और प्रभारी मंत्री बड़ौदा बाजार के प्रभारी मंत्री की तरफ से। और 26 जनवरी को भी मुझे अवार्ड मिला था और कैदियों के 80 ऑपरेशन जिसका समय मुझे 6 महीने पे दिया गया था और मैंने 28 दिन में 80 कैदियों का ऑपरेशन किया था। तो उसके लिए मुझे अवार्ड दिया गया था। और मेरा यहाँ आने का और आपसे मुलाकात करने का मकसद यही था कि मैं सिर्फ ये जान सकूं कि मैंने सुन रखा था ये आयरिस एनालिसिस के बारे में और ब्रेन कोडिंग, ब्रेन मैपिंग होती है, ब्रेन एनालिसिस कैसे करते हैं। तो मेरी ग्रैंड डॉटर जो है थोड़ा सा मेंटली डिसफोकस रहती है, फोकस नहीं कर पाती, पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट नहीं है और कभी कभी वो हाइपर हो जाती है। और तो मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहता था, उसके दिमाग में क्या कोडिंग है, दिमाग में क्या चल रहा है उसके। तो उसके संबंध में तो सिर्फ उत्सुकतावश मैं यहाँ तक आपके पास आया था ताकि मैं जान सकूं कि और ये किस फील्ड में किन लोगों के लिए उपयोगी है। ये मैं जानना चाहता हूँ कि आयरिस एनालिसिस है क्या। ओके, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अगेन आपकी उपलब्धियों को जान के मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे बहुत फक्र है, मुझे बहुत प्राउड है कि मैं आज एक मेडिकल फील्ड से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेहत को, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति समर्पित किया है और अलग अलग संस्थाओं से और गवर्नमेंट के द्वारा आपने इतने सारे अवार्ड प्राप्त किए। तो ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम सिटिंग विद अ पर्सनालिटी लाइक यू। ओके, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आयरिस एनालिसिस एग्जैक्टली होता क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो आयरिस एनालिसिस बेसिकली एक साइंटिफिक असेसमेंट है डॉक्टर साहब। आयरिस में, जैसे कि इसके नाम में ही छुपा है आयरिस एनालिसिस, तो आयरिस एनालिसिस का मतलब है कि हमारी आयरिस का एनालिसिस करना। अब आयरिस क्या होता है? आयरिस हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट होता है। तो हमारी आंखों के कलर्ड पार्ट का एनालिसिस करके हमारे ब्रेन के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट निकलती है और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं आयरिस एनालिसिस। यानी कि आयरिस को स्कैन करके, उसको एनालाइज करके, उसको स्टडी करके ब्रेन की एक डिटेल रिपोर्ट का निकलना, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही आयरिस एनालिसिस कहते हैं। आयरिस एनालिसिस का एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है और ये कैसे काम करता है? ओके, ठीक है। तो मैं आपको और हमारे सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आयरिस एनालिसिस की जो टेक्नोलॉजी है ये 100% ऑटोमेशन पे काम करती है। ये एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है, यानी कि यहाँ सारा का सारा सिस्टम बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के काम करता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। जी, एब्सोल्युटली राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ये पूरी टेक्नोलॉजी बनी है। अब इसमें प्रोसेस बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई व्यक्ति अपना आयरिस एनालिसिस करवाना चाहता है तो ये आयरिस एनालिसिस कराने के लिए उसे ना तो किसी सेंटर पे विजिट करना है, ना उसे कोई डिवाइस चाहिए, ना उसे कोई आई स्कैनर चाहिए, ना उसे किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के
बड़ी आसानी से हमारी वेबसाइट पर जाएगा और हमारी वेबसाइट पर जाके वहां पे एक जनरेट एनालिसिस का बटन है, उसे क्लिक करेगा, अपनी आईज को स्कैन करेगा। एआई की टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली उसकी आईज को स्कैन करेंगी। स्कैन करने के बाद वो उसे प्रोसेस करेंगी, एनालाइज करेंगी और एनालाइज करने के बाद मात्र 2 मिनट से भी कम समय में आयरिस एनालिसिस की एक डिटेल 61 पेजेस की रिपोर्ट उसके सामने आ जाएगी। तो ये सारा का सारा सिस्टम 100% ऑटोमेशन पे चलता है, बिना किसी मैन पावर के चलता है और विदिन 2 to 3 मिनट्स दिस एंटायर प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड बाय कस्टमर हिमसेल्फ। तो आईरिस एनालिसिस क्यों करवाना चाहिए और इससे क्या बेनिफिट है, क्यों करवाना चाहिए? ओके, बहुत ही बेहतरीन आपने सवाल पूछा। इनफैक्ट ये इस पॉडकास्ट का शायद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि आयरिस एनालिसिस क्यों करवाना चाहिए और इससे क्या फायदा होगा। अब इसका जवाब देने से पहले सर मैं आपके साथ और हमारी ऑडियंस के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो डॉक्टर साहब आपने भी इस डिपार्टमेंट के बारे में सुना होगा, एनसीआरबी। एनसीआरबी का क्या काम है? एनसीआरबी बेसिकली इंडिया में जितने भी क्राइम्स होते हैं उन सारे क्राइम्स का डेटा मेंटेन करती है। तो एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है जो हर साल रिलीज होती है और एनसीआरबी की ये रिपोर्ट ये बताती है कि इंडिया में हर साल करीब 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड कमिट करते हैं। ना डॉक्टर साहब 10,000 हर साल, ये सुनने में एक हो सकता है बहुत छोटा सा नंबर लग रहा हो, लेकिन जब आप इस नंबर को तोड़ेंगे और इसकी गहराई में उतरेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि जितनी देर में आप अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर एक डिनर खत्म करके उठते हैं, उतनी देर में डॉक्टर साहब हमारे देश के किसी एक कोने में एक स्टूडेंट अपना जीवन अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके कई सारे कारण हैं और इसमें से जो सबसे मेन कारण है, जो मुख्य कारण है, वो है पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन और बच्चे के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन हाई है तो इसलिए वो बच्चे के ऊपर बहुत अनड्यू प्रेशर डालते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बच्चा लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करे, एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करे, लाइफ में बहुत अच्छा करे। तो पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन और उस एक्सपेक्टेशन के चलते बच्चों के ऊपर अनड्यू प्रेशर डालना, ये सबसे बड़ा कारण है बच्चों के इतनी बड़ी संख्या में सुसाइड करने का। अब पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट या साइंटिस्ट नहीं बन सकता। लेकिन डॉक्टर साहब आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि इस दुनिया में हर बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूर बन सकता है। इनबॉर्न क्वालिटीज लेके आता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, इनबॉर्न क्वालिटीज लेकर आता है। तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इस दुनिया में हर बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूर बन सकता है और वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिपेंड करता है बच्चे की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज के ऊपर। अब ये प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज क्या होती हैं? वही जो आपने अभी बोला, इनबॉर्न क्वालिटीज। तो प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज हमारे ब्रेन की वो एबिलिटीज होती हैं जिनके साथ हम इस दुनिया में पैदा होते हैं। तो यदि पेरेंट्स अपने बच्चे की इस प्रीनेटल यूनिक एबिलिटी को आइडेंटिफाई कर लें या अपने बच्चे के इस इनबॉर्न टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लें और अगर उसके ऊपर काम करना शुरू करें, तो डॉक्टर साहब मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि इस दुनिया में हर बच्चा कामयाबी की बुलंदी को छुएगा एंड ही विल लिव अ लाइफ ऑफ एक्सीलेंस। और मेरे ख्याल से आपका कहने का मतलब ये है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि हर बच्चा या उनके पेरेंट्स या कोई भी व्यक्ति जो सर्विस करना चाहता हो, सही लाइन में जाना चाहता हो, सही सब्जेक्ट चुनना चाहता हो, सही फील्ड में जाना चाहता हो, सक्सेस के लिए, पैसा कमाने के लिए, अच्छी हेल्थ पाने के लिए, तो उसका मतलब है कि उसको अपने बारे में सही जानकारी होना चाहिए कि ब्रेन एनालिसिस के द्वारा कि भाई मेरे लिए भगवान ने क्या लिखा है, ईश्वर ने क्या लिख के भेजा है, मेरे लाइफ में, मेरे भविष्य में क्या लिखा हुआ है, मेरे प्रोजेक्ट के लिए क्या लिखा है ईश्वर ने और मुझे क्या करना चाहिए, किस लाइन में जाना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो इसके बारे में हम यही सब जान सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हम इस एनालिसिस के माध्यम से मेन जो चीज है वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई मेरे अंदर वो ईश्वर ने ऐसी कौन सी क्वालिटीज मेरे अंदर डाली हैं कि अगर मैं उन क्वालिटी के ऊपर काम करूं तो मैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपनी सक्सेस में 4 चांद लगा सकता हूँ। सरल भाषा में मैं 2 एग्जांपल देके मैं ऑडियंस को समझाना चाहूंगा। एक एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर और दूसरा एग्जांपल है लता मंगेशकर। अगर सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर की जीवनी को कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो वो इस नतीजे पे पहुंचेगा कि सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल हो गए थे और लता मंगेशकर अपने पूरे जीवन में कभी स्कूल ही नहीं गई। तो यदि आप इन दोनों लोगों को एकेडमिक के आधार पर जज करें, एकेडमिक के एंगल से देखें, तो ये दोनों के दोनों लोग कोई बहुत ज्यादा सुपर सक्सेसफुल लोग नहीं थे, बल्कि ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों के दोनों फेलियर थे, राइट। लेकिन जब यही दोनों लोग अपने अपने फील्ड में उतरे, अपने अपने क्षेत्र में उतरे,
तो इन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। एक बना द गॉड ऑफ क्रिकेट और दूसरी बनी स्वर साम्राज्ञी, और दोनों के दोनों भारत रत्न। अब डॉक्टर साहब आप ही मुझे बताइए, आप भी एक पेरेंट हैं, मैं भी एक पेरेंट हूँ। इस दुनिया में ऐसे कौन से पेरेंट होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा भी सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर जैसी कामयाबी हासिल करे? परंतु प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स को ये नहीं मालूम कि उनका बच्चा किस फील्ड का सचिन तेंदुलकर बन सकता है या उनकी बच्ची किस फील्ड की लता मंगेशकर बन सकती है। अगर पेरेंट्स ये आइडेंटिफाई कर लें कि उनके बच्चे के अंदर वो एक ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसमें यदि वो अपने बच्चे को आगे प्रोत्साहित करें तो वो भी सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर जैसी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और पेरेंट्स की इसी समस्या को सॉल्व करता है हमारा ये साइंटिफिकली प्रूवन कॉन्सेप्ट जिसका नाम है आइरिस एनालिसिस। मेरा एक प्रश्न और है, आपकी ही जो आपने बताया उससे मेरे दिमाग में एक और बात आई। आइरिस एनालिसिस हमको क्यों करना चाहिए और इसका क्या क्या बेनिफिट है, क्यों करना चाहिए, क्या फायदे क्या क्या है इसके? ठीक है, तो डॉक्टर साहब आइरिस एनालिसिस के बेसिकली बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उसमें से जो 4-5 मेन बातें हैं वो मैं इस वक्त एक्चुअली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आइरिस एनालिसिस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पेरेंट्स को ये पता चलेगा कि उनके बच्चों की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज क्या है, उनके बच्चों का इनबॉर्न टैलेंट क्या है। और अगर पेरेंट्स अपने बच्चों का वो इनबॉर्न टैलेंट, वो इनबॉर्न कैपेबिलिटीज आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर काम करें तो बच्चे के जीवन को एक क्लियर गाइडेंस दे सकते हैं और बच्चा अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और कामयाबी की ऊंचाइयों को छुएगा। तो ये इससे मिलने वाला पहला बेनिफिट है। बेनिफिट नंबर 2 मैं आपको बोलूंगा कि बच्चे की इनबॉर्न पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताता है कि अगर आपका बच्चा बहुत जिद्दी है तो वो क्यों है जिद्दी, अगर वो बहुत इमोशनल है तो वो क्यों इमोशनल है। हर एक बच्चा अपनी एक पर्सनैलिटी के साथ पैदा होता है, तो ये एनालिसिस आपके बच्चे की इनबॉर्न पर्सनैलिटी को बताएगा ताकि आप उस बच्चे को अच्छे से समझ सकें और उसके साथ सही तरीके से डील कर सकें। उसके बाद साइंटिफिकली आप खुद एक साइंस के स्टूडेंट हैं, आप एक मेडिकली क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, इतना लंबा चौड़ा आपका विशाल करियर है, राइट, और आपको इतने सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। तो एज ए साइंस स्टूडेंट आप इस बात को समझेंगे कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति 3 अलग अलग तरीकों से सीखता है, जिसे हम बोलते हैं लर्निंग स्टाइल ऑफ द ब्रेन। एक होता है विजुअल लर्नर यानी कि वो लोग जो चीजों को देख के सीखते हैं। दूसरा होता है ऑडिटरी लर्नर वो लोग होते हैं जो चीजों को सुन के सीखते हैं। और तीसरा होता है कैनेस्थेटिक लर्नर वो लोग होते हैं जो चीजों को करके सीखते हैं। तो हमारा ब्रेन 3 अलग अलग तरीकों से चीजों को सीखता है, विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर एंड कैनेस्थेटिक लर्नर। और ये एनालिसिस आपको क्लियरली ये बताता है कि आपके बच्चे का प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल क्या है। आपका बच्चा विजुअल लर्नर है, ऑडिटरी लर्नर है या वो कैनेस्थेटिक लर्नर है। तो यदि आपने अपने बच्चे का प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल समझ लिया और अगर आपने बच्चे को उसके प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल के हिसाब से पढ़ाना शुरू किया तो कम समय लगा के वो ज्यादा चीजों को ग्रास्प करेगा, उसका ब्रेन चीजों को लंबे समय तक रिटेन करेगा और उसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली एकेडमिक्स में और बाकी चीजों में काफी बेहतर हो जाएगी। तो तीसरा बेनिफिट ये है कि आपके बच्चे का प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल आपको बताता है। उसके बाद ये बताता है कि आपके बच्चे की ब्रेन की प्रेफर्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कौन सी हैं। आज की डेट में बहुत सारे बच्चे स्कूल के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है डॉक्टर साहब। कोई बच्चा चेस के लिए जा रहा है, कोई स्विमिंग के लिए जा रहा है, कोई सिंगिंग के लिए जा रहा है, कोई म्यूजिक के लिए जा रहा है। जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चा जिस चीज में इंटरेस्ट दिखाता है बच्चे को उसी चीज में पेरेंट्स भेज देते हैं, लेकिन पेरेंट्स को एक्चुअली ये पता नहीं चलता है कि ये सिर्फ एक इसका इंटरेस्ट है जो हो सकता है किसी को देख के इसके अंदर पैदा हो गया हो या किसी से वो इन्फ्लुएंस हो गया हो। तो बच्चा 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को करता है और उसके बाद वो छूट जाता है, ड्रॉप कर देता है, फिर वो किसी और चीज में चला जाता है, फिर वो किसी और चीज में चला जाता है। तो इस तरह से पेरेंट्स का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होता चला जाता है और बच्चे को भी कुछ खास सीखने को नहीं मिलता। आइरिस एनालिसिस क्लियरली ये बताता है कि आपके बच्चे के ब्रेन के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके लिए प्रेफर्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कौन सी हैं ताकि आप उसके लिए सही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का चुनाव करें ताकि बच्चे का टाइम प्रोडक्टिवली यूज हो और वो बच्चा साथ साथ कुछ सीखे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के अलावा ये आपको ये भी बताएगा कि आपके बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कितनी है, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है, उसकी क्रिएटिव एबिलिटीज कैसी हैं। साथ साथ ही आपको ये भी बताएगा कि आपके बच्चे की प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज किस तरह से हैं। साथ साथ ही आपको ये भी बताएगा कि आपके बच्चे की ब्रेन की स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके लिए रिकमेंडेड करियर ऑप्शंस कौन से हैं और अगर आपने अपने बच्चों के लिए सही करियर चूज किया तो आपका बच्चा अपने जीवन में डेफिनेटली कामयाबी की ऊंचाइयों को छुएगा ही छुएगा। तो ये इसके कुछ कोर बेनिफिट्स हैं आइरिस एनालिसिस के, और अगर ये बेनिफिट्स पेरेंट्स को पहले से पता हो तो पेरेंट्स अपने बच्चे को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं और ये एनालिसिस किसी भी पेरेंट के लिए एक रोड मैप की तरह काम कर सकती है। सर आपके इस कथन के बाद मेरे दिमाग में एक बात आ रही है
कि क्या ये सिर्फ बच्चों के लिए ही उपयोगी है या हर किसी एज ग्रुप के लिए ये उपयोगी साबित हो सकता है और किस प्रकार से ये उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है? राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर आपने पूछा। तो मैं आपको और आपके और मैं आपको और अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आइरिस एनालिसिस सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है। मैं बार बार बच्चों को टारगेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चों के लिए ये सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज है, परंतु ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। ये एक साइंस है जो 0 से लेकर 100 तक, राइट, 0 से 100 तक किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति ये एनालिसिस अपना करा सकता है, अपने बारे में जान सकता है, अपने ब्रेन की क्षमताओं को जान सकता है, अपनी इनबॉर्न कैपेबिलिटीज को जान सकता है और उसी के अनुसार वो अपने जीवन में सही निर्णय ले सकता है। अगर ये किसी एडल्ट के ऊपर ये एनालिसिस कराया जाए तो उसे ये सारी चीजें तो पता चलेंगी जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई, लेकिन उसके अलावा उसकी कॉर्पोरेट एबिलिटीज उसको पता चलेंगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है और वो 30-35 साल का है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है या अपना बिजनेस कर रहा है, तो ये एनालिसिस उसको कॉर्पोरेट एबिलिटीज भी बताता है, जिसमें ये पता चलता है कि आपकी गोल को आइडेंटिफाई करने की और उसके लिए प्लान करने की एबिलिटीज कैसी है, आपकी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज कैसी रहेंगी। ये एनालिसिस आपको ये भी बताएगा कि आप एक थिंकिंग टैंक हो या आप एक्शन ओरिएंटेड व्यक्ति हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ सोचते रहते हो, प्लानिंग ही बनाते रहते हो और एक्शन डूअर नहीं हो। हाँ, डूअर नहीं है। तो ये आपको बताएगा कि आप थिंकर हो या डूअर हो या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, राइट। ये आपको टीम प्लेयर के बारे में बताएगा कि आप एक अच्छे टीम प्लेयर हो या एक अच्छे टीम लीडर हो। ये आपको ये भी बताएगा कि आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है। ये आपको ये भी बताएगा कि आपके ब्रेन के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपकी जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल बुक है बाय डॉक्टर स्टीफन कवी, तो ये आपको बताएगा कि आपका ब्रेन उन 7 हाईली इफेक्टिव हैबिट्स को किस तरह से डेवलप कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये आपको ये भी बताएगा कि आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके लिए कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा सुटेबल है। आप सेल्स के लिए बने हो, मार्केटिंग के लिए बने हो, ऑपरेशन के लिए बने हो, एचआर के लिए बने हो, कॉम्प्लायंस के लिए बने हो या किसी और डिपार्टमेंट के लिए बने हो। तो ये आपको आपकी डिपार्टमेंटल स्ट्रेंथ भी बताएगा अकॉर्डिंग टू योर ब्रेन्स न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अगर कोई ग्रोन अप एडल्ट या कोई वर्किंग प्रोफेशनल आइरिस एनालिसिस को कराता है तो उसको भी आइरिस एनालिसिस के बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है, 0 to 100 कोई भी व्यक्ति आइरिस एनालिसिस करवा सकता है। ये कितना साइंटिफिक है सर? ये ओके, ठीक है, आइरिस एनालिसिस। ओके, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट सर, क्योंकि आप खुद एक मेडिकली क्वालिफाइड डॉक्टर है, तो ये सवाल डेफिनेटली आपसे आना ही था कि आइरिस एनालिसिस कितना साइंटिफिक है। तो मैं सर आपको और अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आइरिस एनालिसिस 100% साइंटिफिक है। अगर कोई भी व्यक्ति गूगल पे आइरिस एनालिसिस या इसका साइंटिफिक नेम है इरिडोलॉजी, तो अगर आप गूगल पे आइरिस एनालिसिस या इरिडोलॉजी सर्च करेंगे तो आपको इसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये करीब 200 साल से भी पुरानी साइंस है जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी स्टडीज हुई और ये 100% साइंटिफिकली प्रूवन है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। और मैं सिर्फ इतना बोल ही नहीं रहा हूँ कि ये 100% साइंटिफिकली प्रूवन है, बल्कि मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करता हूँ। और वो फैक्ट्स एंड फिगर कुछ इस तरह से है कि आइरिस, जो कि हमारी आंखों का कलर पार्ट होता है, ठीक है, तो हमारी आंखें डायरेक्टली हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है और जो नर्व हमारी आईज और हमारे ब्रेन को आपस में कनेक्ट करती है उस नर्व को ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्टिक नर्व के माध्यम से हमारी आईज और हमारा ब्रेन आपस में जुड़ा हुआ है। और जब हम बात करते हैं आइरिस एनालिसिस की, आइरिस जो कि एक सर्कुलर शेप की होती है, उसमें अलग अलग जोन होते हैं और एक जोन हमारे किसी न किसी बॉडी ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको समझाने के लिए, साइंटिफिक पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि मान लीजिए कि हमारी जो आइरिस है वो एक सर्कुलर वॉल क्लॉक की तरह है। सर्कुलर वॉल क्लॉक जिसमें 1 से लेकर 12 तक सारे नंबर्स बने हुए हैं। तो आप उस घड़ी में 11:05 का टाइम विजुलाइज कीजिए। तो 11:05, तो जब घड़ी में 11:05 होते हैं तो दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनता है डॉक्टर साहब, वो 60 डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। और आइरिस एनालिसिस का ये जो जोन होता है 11 और 5 के बीच का, ये जो जोन होता है ये सबसे बड़ा जोन है और ये जोन हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आइरिस एनालिसिस का ये चार्ट है और आइरिस एनालिसिस में ये 11:05 का जो जोन है ये हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इसका आप लोअर सेक्शन देखेंगे तो लोअर सेक्शन में एक वर्ड लिखा हुआ है लोब्स और उसके नीचे 4 अलग अलग लोब हैं जिसमें फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब है। और हमारे ब्रेन में ये 4 मेन इंपॉर्टेंट लोब होते हैं, 4 लोब लेफ्ट हैंड साइड में और 4 लोब राइट हैंड साइड में। तो हमारी आइरिस का ये वाला जो जोन है जो 11 और 5 के बीच का है, ये 60 डिग्री का जो एंगल है ये हमारे ब्रेन के जोन को रिप्रेजेंट करता है। और आइरिस एनालिसिस में इसी जोन की स्टडी होती है और उसी स्टडी के बाद ब्रेन के इन चारों अलग अलग लोब्स की डिटेल हमारे सामने निकल कर आती है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आइरिस एनालिसिस 100% साइंटिफिक है। आइरिस और ब्रेन आपस में कनेक्टेड है और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारी स्टडीज अवेलेबल है।
ये कितना एक्यूरेट है? डॉक्टर साहब, इसकी एक्यूरेसी के बारे में मैं कुछ इस प्रकार से बताऊंगा कि अभी तक हमने करीब 1 लाख से भी ज्यादा आयरिस एनालिसिस की रिपोर्ट निकाली है। और आयरिस एनालिसिस की रिपोर्ट निकालने के बाद जब हमने लोगों की काउंसलिंग करी तो जो कस्टमर्स हैं उनका ये कहना है कि आयरिस एनालिसिस की रिपोर्ट 100% उनके साथ मैच करती है। तो कस्टमर इसको 100% बोलता है। हालांकि मैं इस बात से थोड़ा सा एग्री नहीं करता हूं। उसके 2 रीजन है कि एक, पहली बात तो ये नई टेक्नोलॉजी है और दूसरा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूडेड है। और किसी भी कॉन्सेप्ट में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है तो वहां पे 100% एक्यूरेसी अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो 100% तो नहीं, पर हाँ एक बात मैं दावे से बोल सकता हूं कि ये एनालिसिस एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी अचीव कर चुका है। जिस ढंग से आपने कहा है कि भाई ये बच्चों के बारे में या लोगों के बारे में बताता है, तो लोग उससे इसको कुंडली से या एस्ट्रोलॉजी से या न्यूमरोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं। तो क्या ये उससे रिलेट हो सकता है, होता है क्या, या उसी की जैसा ही है ये? ओके, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी और कुंडली के बारे में मैं कुछ इस प्रकार से बोलूंगा कि एस्ट्रोलॉजी और कुंडली अपने आप में 2 अलग अलग विद्याएं हैं, राइट। और मुझे बहुत रिस्पेक्ट है इन दोनों विद्याओं की, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। परंतु हमें ये समझने की जरूरत है कि एस्ट्रोलॉजी और कुंडली ये अलग विद्याएं हैं और आइरिस एनालिसिस कोई विद्या नहीं है। आइरिस एनालिसिस एक साइंटिफिक असेसमेंट है हमारे ब्रेन का, जो बेसिकली ये बताता है कि ईश्वर ने हमें इनबॉर्न रूप से क्या क्या क्वालिटीज दी हैं, गॉड ने हमें किन किन क्वालिटीज के साथ इस धरती पर उतारा है। तो कुंडली, एस्ट्रोलॉजी ये अलग विद्याएं हैं, जबकि आइरिस एनालिसिस एक साइंटिफिकली प्रूवन कॉन्सेप्ट है और ये एक 100% प्रूवन साइंस है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज से करीब 1 महीने पहले हमने इसरो के एक साइंटिस्ट के बच्चे का आइरिस एनालिसिस किया। अब हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, हमारा ऑफिस दिल्ली में है और इसरो का ऑफिस भी यहीं दिल्ली में है, हमारे ऑफिस से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। तो जब उन्हें आइरिस एनालिसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने भी अपने बच्चे का आइरिस एनालिसिस कराया। और जब ये आइरिस एनालिसिस हो गया तो हमने उनसे पूछा कि सर आप ये बताइए कि आपने अपने बच्चे का आइरिस एनालिसिस ही क्यों कराया है? आप अपने बच्चे की कुंडली निकलवा सकते थे, अपने बच्चे का हॉरोस्कोप निकलवा सकते थे। तो डॉक्टर बाजपेयी, आपको बड़ी खुशी होगी ये जानकर जो जवाब उन्होंने दिया, बिकॉज आई वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय द स्टेटमेंट ऑफ दिस जेंटलमैन। ही सेड कि जो प्लेनेट खुद ही सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं, जिनके जीवन में खुद ही कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जो खुद ही समय के साथ साथ अपनी दिशा और दशा बदलते रहते हैं, वो प्लेनेट मेरे बच्चे के जीवन में क्या स्टेबिलिटी लेकर आए? तो उन्होंने बहुत लाइटर नोट पे बात बोली थी, पर मैं इस बात से बड़ा इंप्रेस हुआ। तो उन्होंने बोला तो इसीलिए मैं प्लेनेट्स की मूवमेंट पे नहीं, मैं ब्रेन की कैपेबिलिटी पर भरोसा करता हूं और मैं एक साइंटिस्ट हूं और मेरा सारा प्रोफेशन ब्रेन की कैपेबिलिटी के ऊपर ही आधारित है। तो इसीलिए मैंने आइरिस एनालिसिस कराया। तो आपके सवाल का जवाब यही है सर कि कुंडली या होरोस्कोप वो बेसिकली प्रेडिक्शन करते हैं, राइट। वो प्लेनेट की मूवमेंट के आधार पर प्रेडिक्शन करेंगे, वो भविष्य बताएंगे। आइरिस एनालिसिस प्रेडिक्शन नहीं कर रहा है, आइरिस एनालिसिस भविष्य नहीं बता रहा है। आइरिस एनालिसिस आपके ब्रेन की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज को बता रहा है। ये आपके ब्रेन को डिकोड करके आपको बताता है कि वो एक ऐसी कौन सी चीज है जिसके साथ आप इस धरती पे जन्मे हो और अगर आप उस क्षेत्र में काम करें तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ब्रेन में ऐसे कितने सेल्स हैं सर जिसके बारे में हम अंदाज लगा सकते हैं कि कितने बिलियन सेल्स हैं, कितने न्यूरॉन्स हैं जिनमें आपस में सिनेप्सिस है या सिनेप्सिस नहीं है और क्यों नहीं है और क्यों है, इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? ओके, देखिए ब्रेन, जैसे कि आपने भी पढ़ा होगा कि ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, सबसे कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में एग्जैक्टली डिटेल में मुझे लगता है कि कोई भी नहीं बता सकता है। फिर भी एक जो सबसे क्लोजेस्ट स्टडी अभी आज की डेट में अवेलेबल है वो ये कहती है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, अगर आप गूगल पे भी एक क्वेश्चन सर्च करेंगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि बर्थ के समय बच्चे के ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन गूगल पे सर्च करेंगे तो इसका जवाब मिलेगा 100 बिलियन न्यूरॉन्स। तो हमारे ब्रेन में जब हम पैदा हुए थे तो हमारे ब्रेन में करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स थे और ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के जो 10 अलग अलग लोब हैं, 5 लोब लेफ्ट साइड में और 5 लोब राइट साइड में, ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के इन 10 लोब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और आइरिस एनालिसिस इन 100 बिलियन न्यूरॉन्स का हिसाब देता है और वो ये बताता है कि हमारे ब्रेन के कौन से लोब में कितने न्यूरॉन्स हैं और जिस लोब में जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे उस लोब से होने वाली एक्टिविटी हम उतने ही सक्षम रूप से कर सकेंगे। तो अब अगर मान लीजिए हम जो ब्रेन में कोड किया हुआ है ईश्वर ने, जो इंफॉर्मेशन इनबॉर्न डाल रखी है ईश्वर ने किसी पर्सन के लिए, तो वो अगर उसका उपयोग नहीं करता है या उस लाइन में नहीं जाता है तो क्या ब्रेन के न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं या उनमें सिनेप्सिस डेवलप नहीं होता है?
ऐसा कुछ है? ओके, यस। अगर मैं किसी क्षमता के साथ पैदा हुआ हूँ और अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने उस कैपेबिलिटी को या ब्रेन के उस हिस्से को इस्तेमाल नहीं किया है, तो स्टडीज ये कहती है कि उस एरिया के जो न्यूरॉन्स हैं और उनके बीच में जो सिनेप्टिकल कनेक्शंस हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सिनेप्टिकल कनेक्शंस आपस में कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और हमारे ब्रेन का वो हिस्सा धीरे 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 डॉर्मेंट होना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो डेड हो जाते हैं, पर वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस एरिया को यूज नहीं किया है, तो वो एरिया धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ खो देता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर ईश्वर ने हमें किसी शक्ति, किसी काबिलियत के साथ इस दुनिया में पैदा किया है, तो हम उस शक्ति, उस काबिलियत को पहचानें और उसके ऊपर काम करें, और फिर आप देखिए कि किस तरह से हम अपने जीवन में कामयाबी की बुलंदियों को छूते हैं। मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही था, उत्सुकतावश मैं यहाँ पर आया कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में बहुत चिंतित हूँ, बहुत परेशान था, और मैं अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ कि भाई उनके ब्रेन में ऐसा क्या दिया हुआ है, तो किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, क्या फील्ड उनके लिए लिखा हुआ है, मेरी बच्ची इतनी फोकस क्यों नहीं है, और किस लाइन में उसको डालना चाहिए, बच्चों को कौन सा फील्ड चुनना चाहिए ताकि उनको सफलता मिल सके। तो क्या इससे हम ये जानकारियां हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। आइरिस एनालिसिस क्लियरली आपको बताएगा कि आपके बच्चे की इनबॉर्न क्वालिटीज क्या है और वो कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जिनमें अगर वो आगे कदम बढ़ाएं तो कामयाबी उनके कदम चुने। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे, जो अक्सर मैं अपने वीडियोस में लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कि हनुमान जी और उनके साथी जब सीता मैया की खोज करने के लिए निकले, तो खोजते खोजते वो समुद्र के किनारे पहुंचे और उस विशाल समुद्र को देखकर सभी के सभी हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, हताश होकर बैठ गए कि अब इस विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाएगा। हालांकि हनुमान जी के अंदर उड़ने की शक्ति थी, परंतु हनुमान जी को खुद अपनी इस शक्ति, अपने इस पोटेंशियल का एहसास है, राइट। और उसी ग्रुप में एक बहुत ही समझदार रीच थे जिसका नाम था जामवंत, और जामवंत जी को हनुमान जी के इस पोटेंशियल का अंदाजा था, और उन्होंने जाके जब हनुमान जी को झंझोड़ा कि जामो पवन पुत्र तुम उड़ सकते हो, उन्होंने उनकी शक्तियों के बारे में बताया। एब्सोल्युटली। तो जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास कराया और उन्हें जाके झंझोड़ा कि जागो पवन पुत्र तुम उड़ सकते हो, और उसके बाद जब हनुमान जी ने अपनी इनबॉर्न क्वालिटीज को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद हनुमान जी ने फिर जो उड़ान भरी, वो उड़ान पूरी दुनिया ने देखी, राइट। हनुमान जी के पास जामवंत थे उनके इनबॉर्न पोटेंशियल का एहसास कराने के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब आपके पास, मेरे पास और हमारे बच्चों के पास कोई जामवंत नहीं है। आइरिस एनालिसिस उनका ये जामवंत है, और आइरिस एनालिसिस के माध्यम से जब हमें ये पता चलेगा कि हमारा इनबॉर्न टैलेंट क्या है, हमारे ब्रेन की क्षमताएं क्या है, और उस टैलेंट को पहचानने के बाद, उस क्षमता को पहचानने के बाद जब हम उसके ऊपर काम करेंगे, तो हनुमान जी की तरह हम भी अपने करियर में एक ऊंची उड़ान भर सकते हैं। यानी इसका मतलब हर उस व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो या किसी भी एज का हो, अगर उसको सही उसकी एबिलिटी, उसकी ताकत की पहचान कराई जाए और उसको इनकरेज किया जाए, तो वो उस फील्ड में आगे बढ़ सकता है। निसंदेह। मेरा जो मकसद था यहाँ आने का, जानने का कि भाई ये वास्तव में क्या है, ये सब देखने के सुनने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, मैं न सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए जिसके लिए मैं यहाँ आया था और अपने बच्चों के लिए आया था, न सिर्फ उनकी मदद कर सकता हूँ, बल्कि हर एक उस एज ग्रुप के लोगों की मदद इससे हो सकती है जो अपने इनबॉर्न क्वालिटीज को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, और ताकि गलत फील्ड अगर उन्होंने पकड़ लिया है, गलत रास्ता अगर उन्होंने पकड़ लिया है, तो सही रास्ते पर वो आगे बढ़कर सफलता प्राप्त कर सके। तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया, बिलासपुर से ट्रेवल करके यहाँ दिल्ली तक आए, हमारे स्टूडियो तक आए, आइरिस एनालिसिस के बारे में जाना और हमारे दर्शकों के साथ अपने बारे में और अपनी सफलताओं के बारे में शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ आपका और आपके समय का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।